नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन नंबर 8 के बारे में। इसके हम 4 चैप्टर कर पिछले 4 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में बात की थी कि आज हम बनाना सीखेंगे संरचना सूत्र, नाम से संरचना सूत्र बनाना। तो पहले आपने सीखा था संरचना सूत्र से नाम बनाना, आज हम सीख रहे हैं नाम से संरचना सूत्र बनाना। तो बहुत ही आसान है। आपने अगर पिछली क्लास लगातार देखी है तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं नाम से। ये दोनों नाम है, ये है व्युत्पन्न पद्धति के, जो आपने पढ़ी थी व्युत्पन्न पद्धति उसके बारे में। और जो 3 नाम है वो है IUPAC के। तो पहले देखो नियो वाली संरचना आपके दिमाग में होगी कि नियो वाली संरचना कैसे होती है। इस तरह से, इसमें भी CH3 जुड़ा होता है, CH3 CH2, इस तरह से ये जो संरचना होती है नियो की होती है। तो इसमें देखो आपको बताना है नियो की संरचना बनानी है और पेंटेन मतलब 5 कार्बन होने चाहिए। तो देखो इस तरह से संरचना बन जाएगी। ये कितने कार्बन जुड़ गए हैं, 4 हो गए। और इसको CH3 जोड़ देते हैं तो देखो 1 2 3 और 4, और ये बीच में 5 कार्बन हो गए। तो ये नियो की संरचना दिख रही है। और कार्बन कितने होने चाहिए, पेंटेन का मतलब होना चाहिए 5 कार्बन होने चाहिए। तो ये 5 कार्बन है। तो सिंपल सा सूत्र बन गया नियो पेंटेन का। अब देखो आइसो वाली संरचना। आइसो वाली आपको पता है कैसी संरचना होती है, CH3 CH, और इस तरह से लंबी श्रृंखला चलती है। तो ये होती है इस तरह से आइसो की। तो आइसो में आपको पता है पेंटेन, इसमें भी कितने कार्बन, टोटल 5 होने चाहिए। तो एक हो गया CH3, ये CH3, ये CH। अब देखो 1 2 3 CH2 CH3, कार्बन टोटल 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। और आइसो की संरचना है तो ये क्या नाम हो जाएगा, सिंपल सा आइसो पेंटेन। अब देखो ये IUPAC का है। IUPAC में ध्यान रखना है 1 3 डाई का मतलब एक जैसे 2 यौगिक जुड़े हुए हैं, क्लोरो और है प्रोपेन। तो आपको इसका नाम पीछे से बनाना शुरू करना है, प्रोपेन। प्रोप का मतलब कितना होता है, 3 कार्बन लगाने। तो 3 कार्बन की संरचना बना दो, 1 2 ये 3, ठीक है। ये प्रोपेन हो गया। अब आपको क्या करना है कि प्रोपेन, एन का मतलब क्या होता है, प्रोप प्लस एन। एन का मतलब है सिंगल बंध। एन का मतलब क्या होता है, सबने सिंगल बंध लगा दिया। अब क्लोरो जोड़ना है, डाई मतलब 2 क्लोरो जोड़ने हैं। डाई का मतलब क्या होता है, 2 क्लोरो जोड़ने। किस किस नंबर पे, पहले पे और तीसरे पे। अपन नंबरिंग कर देते हैं, इधर से 1 2 और 3। इसमें नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लो इधर से। तो 1 पे भी क्या जोड़ना है, क्लोरो, और 3 पे भी क्या जोड़ना है, क्लोरो। देखो कहा है ना 1 और 3 पे, तो 1 और 3 पे क्लोरो जोड़ दिया। बाकी आपको इसमें क्या करनी है, हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी करनी है। एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, 2 बंध बन गए तो इस पे CH2 लगा देंगे। यहाँ एक बंध 2 बंध बने हुए हैं तो यहाँ भी CH2 लगा देंगे और यहाँ भी CH2 लगा देंगे। हाइड्रोजन से बाद में इसकी संयोजकता पूरी करनी है। तो ये क्या नाम हो गया, 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसके अंदर भी देखो आपको क्या है, इधर से स्टार्ट करना है। हेक्सेन का मतलब क्या होता है, हेक्स प्लस एन मतलब सिंगल बंध होने। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हो गए, 6। अपने नंबर से दे दो, 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग दे दी। सीधा सा कहा हुआ है 4 नंबर पर आपको मैथिल जोड़ना है। तो 4 नंबर पर मैथिल जोड़ दिया। मैथिल क्या होता है, CH3, प्रतिस्थापी होता है मैथिल CH3। और 3 नंबर पर एथिल जोड़ना है। ये 3 नंबर पर एथिल क्या होता है, CH2 CH3, ठीक है। सीधा सा नाम बन गया, बस नाम तो हो ही गया। और एन का मतलब था सब में सिंगल बंध होना चाहिए, सिंगल बंध। अब आपको हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी करनी है। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 लग जाएंगे, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ भी 1 लगेगा, यहाँ 2 लगेंगे और यहाँ 3। बाकी हाइड्रोजन से जितने बंध बन गए उसके बाद 4 पूरी होनी चाहिए संयोजकता। तो 4 पूरी करने के लिए उतने हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे। जैसे एक बंध बना हुआ है, हाइड्रोजन 3 और जोड़ेंगे तो कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। इस तरह से संयोजकता पूरी करनी। तो बहुत ही आसान है। नाम देखो, इसका नाम देखो ब्यूटीन, ब्यूट प्लस इन है यहाँ पर, ब्यूट प्लस इन। तो इसका ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, और इन का मतलब द्विबंध। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब देख लो द्विबंध कितने नंबर पे होना चाहिए था, पहले पे। तो शुरू में चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो। इधर लगा दिया, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। पहले पे देखो द्विबंध हो गया ब्यूटीन, एक ब्यूटीन। अगर 2 ब्यूटीन होता तो यहाँ लगाते, 3 ब्यूटीन होता तो यहाँ लगा देते। तो ये हो गया एक ब्यूटीन। फिर मैथिल कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 2 3। ये 3 पर क्या जोड़ देंगे, मैथिल। बाद में संयोजकता पूरी करनी है।
देखो इस कार्बन के साथ कितने बंध बने हुए हैं, 2 बंध बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसके साथ 2 बंध इधर बन गए, एक इधर बन गया, तो एक ही हाइड्रोजन लगाएंगे। इसके साथ 1 2 3 बंध बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके साथ एक ही बंध बना हुआ है, तो इसके साथ 3 लगा देंगे। तो ये इसका सिंपल से नाम बने हुए। ये नाम बनाना बहुत आसान है, नाम से अणु संरचना सूत्र बनाने बहुत ही आसान है। अगर आपने ये सीख लिया, संरचना सूत्र से नाम बनाना सीख लिया, तो नाम से तो बहुत ही आसान है। तो नाम से सीखने के लिए अगर पिछली क्लासें नहीं देखी तो अच्छी तरह देख लें, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये आपके जो IUPAC पद्धतियां थी कार्बन यौगिकों की नामकरण की, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूपों की। कार्बन के अपर रूप मतलब क्या होता है? अपर रूप का यानी किसी तत्व के एक से अधिक रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है? एक से अधिक रूप होते हैं, ठीक है। और उनके क्या होते हैं? जो अलग अलग रूप हैं, उसके जितने भी रूप हैं उन सबके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अपर रूप। जैसे देखिए परिभाषा, किसी तत्व के 2 या अधिक रूप हों, किसी तत्व के क्या हो? 2 या अधिक रूप हों, 2 से अधिक भी रूप हो, तथा उनके गुणधर्म एक दूसरे से क्या हो? भिन्न हो। मतलब उनके गुणधर्म आपस में क्या होंगे? एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता। कभी कभी पेपर के अंदर ये पूछ लेते हैं अपर रूपता क्या है, तो आपको परिभाषा सिर्फ अपर रूप की याद रखनी है। और इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता। यानी ऐसा तत्व है जिसके 2 या अधिक रूप हो और उनके सभी रूपों के गुण क्या हो? अलग अलग हो, तो इस गुण को क्या कहते हैं? अपर रूपता। सिंपल सी परिभाषा है। अब देखते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? कार्बन के 2 तरह के अपर रूप होते हैं। कौन से? एक होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप, एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। मतलब क्या इनका देखते हैं, ध्यान से देखें। क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है? कार्बन आपस में जुड़े हुए, उनकी संरचना फिक्स होती है हमेशा। कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय में क्या होता है? निश्चित रूप से कार्बन एक निश्चित आकृति में जुड़े हुए नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, उनकी आकृति कोई फिक्स नहीं है। तो वो कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं? देखो ये परिभाषा लिख रखी है, वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं। एक व्यवस्था क्या होती है? निश्चित रहती है, और एक निश्चित बंध के साथ उसके अंदर कोण बनाते हुए रहते हैं। उनका क्या होता है? बंध कोण भी हमेशा एक जैसा ही रहता है उनके अंदर, कार्बन के अंदर। वो क्या होते हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है? एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कार्बन की क्या होती है? निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसे कार्बन अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कॉल, कॉल यानी अपन जो सड़क बनाने में और ये जो जिसे बोलते हैं डांबर, वो काम में लेते हैं, वो होता है कॉल। उसके बाद है कॉक, कॉक यानी कोयला, जो अपन यूज करते हैं कोयला, वो होता है जो जमीन से निकलता है, जो जमीन से खोद के निकाला जाता है, वो कोयला होता है। ये होता है अपने डांबर, ठीक है। कास्ट चारकोल, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, और चारकोल का मतलब कोयला। जो लकड़ी जलाकर अपने घरों में कोयला बनाते हैं वो होता है कास्ट चारकोल। वो भी कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है, उसकी भी संरचना निश्चित नहीं होती उसे, इसलिए अक्रिस्टलीय रूप। जंतु चारकोल मतलब जंतुओं के अपशिष्ट से जो कोयला बनता है, उसे जलाकर जो कोयला बना जाता है, वो होता है जंतु चारकोल। काजल, काजल जो आपने देखते हैं घरों में काम में लिया जाता है लेडीज के और इनकी आंखों में डालने के लिए, वो होता है। और गैस कार्बन, जो भी कार्बन की जैसे होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी गैस होती है, ठीक है। CNG हो गया, LPG हो गया, ये क्या होते हैं? कार्बन गैस होती है। तो ये अक्रिस्टलीय, इनकी संरचना व्यवस्था क्या है? कार्बन की जो व्यवस्था है वो निश्चित नहीं है कार्बन परमाणु की, इसलिए ये अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानकारी, आपको इतना ही याद रखना है अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से होते हैं। और नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए बता दी ये क्या क्या है। ये डामर होता है, ये कॉक मतलब कोयला होता है, कास्ट चारकोल मतलब लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल मतलब जंतुओं के अपशिष्ट से बनने वाला कोयला, काजल आपने देखा ही, और गैस कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या और गैस हो गई जैसे CNG। अब देखते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप, जो आपको एक एक अलग अलग डिटेल में भी पढ़ना है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से होता है? सबसे पहले हीरा, नाम सुना होगा आपने। ग्रेफाइट नाम सुना होगा, जो पेंसिल के अंदर नोक जो बनी होती है काले रंग की, वो ग्रेफाइट होती है। और एक और है फुलरीन। ये 3 हैं क्रिस्टलीय अपर रूप। इनकी संरचना फिक्स रहती है, जिसमें कार्बन की व्यवस्था फिक्स रहती है, इसलिए इसको क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। कितने तरह के होते हैं कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप? 3 तरह के हैं। कौन कौन सा? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ध्यान रखें, इस पार्ट में से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, इसलिए छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूपों के नाम लिखिए, तो ये लिख देंगे तीनों। अगर कोई पूछ ले कि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप 1 2 3 पूछ ले, तो इनमें से लिख देंगे।
ठीक है। क्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा भी याद होनी चाहिए, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, ठीक है, और एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण भी बनाते हैं। उसके अंदर कोण बंध कोण भी क्या होता है, निश्चित होता है। अपन एक एक की बात करेंगे इसके अंदर, तो इसका बंध कोण भी क्या आएगा, फिक्स आएगा सबका, वो देखेंगे। तो ये तो अपने बात की कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। अब एक एक इसके बारे में क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में बात करेंगे, पहले हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुल्लेन के बारे में। बात करते हैं कार्बन के सबसे पहले अपरूप हीरे के बारे में। ये क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, इसके गुण देख लेते हैं क्या है और इसके उपयोग देखते हैं। कार्बन हीरे में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक कार्बन क्या होता है, अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़कर एक दृढ़ त्रियामी मतलब 3D चतुष्फलकीय संरचना बनी होती है। प्रत्येक कार्बन, इसके अंदर क्या होता है, हीरे की संरचना इस तरह से होती है, देखो आपको बना के बताते हैं। ये कार्बन है इस तरह से, एक इधर कार्बन, एक इधर और एक इसके पीछे ये क्या है, इसके पीछे 3D संरचना आपको बता नहीं सकते। जैसे मान लो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इसके पीछे, ये 3D संरचना है। इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक कार्बन ऐसे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह की। तो ये कार्बन देखो, एक कार्बन ऊपर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 कार्बन ऐसे। हर एक संरचना इस तरह से, प्रत्येक कार्बन 4-4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे संरचना होती है इसकी। हीरे की संरचना में परबल सहसंयोजक, ये कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बने हुए ये क्या होते हैं, परबल सहसंयोजक होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, परबल का मतलब बहुत मजबूत बल बने होते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा हीरा बहुत ही कठोर होता है। आपने सुना होगा कि हीरा क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। प्राकृतिक किसी भी बात करें, कोई भी प्राकृतिक वस्तु है तो प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर क्या है, हीरा। इसके बाद देखते हैं कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप या अति शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। कार्बन का सबसे अति शुद्ध रूप हीरा। एक इस वाले पॉइंट को अच्छी तरह याद रखें कि कार्बन, ये हीरा इतना कठोर क्यों होता है, पूछ सकते हैं 1 नंबर में, क्योंकि कार्बन की संरचना में क्या होते हैं, परबल सहसंयोजक बंध होते हैं। परबल सहसंयोजक बंध का त्रिविमीय जाल होता है। परबल सहसंयोजक का त्रिविमीय जाल होता है, जिसके कारण कठोर होता है। ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है, 1.54, इसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मात्रक होता है दूरी नापने का, आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुचालक का कारण पूछ सकते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है, क्योंकि हीरे के अंदर क्या होता है, प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन, और 4 कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4 ही होती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहता तो वो विद्युत का चालन कर देता। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता, जिसके कारण विद्युत का कुचालक होता है। मतलब इसमें से करंट नहीं आ सकता। आप एक तरफ तार इसको लाइट में लगा दे और दूसरी तरफ हाथ लगाएंगे तो करंट नहीं आएगा। इसका गलनांक क्या होता है, 3843 केल्विन होता है। 3843 केल्विन इसका गलनांक होता है। इस ताप तक आप गर्म करेंगे तो ये गलने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से क्या होता है, पारदर्शक हो जाता है। कोयले की आपको पता है जमीन के अंदर से निकलता है और बहुत गहराई में निकलता है। तो बहुत गहराई में निकलता है तो इतनी मिट्टी आ जाती है, उसके ऊपर चट्टानें आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक दाब पड़ता है, बहुत अधिक जोर पड़ता है इसके अंदर, जिसके अंदर से क्या होता है, कांच की तरह पारदर्शी हो जाता है। मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, चमकदार बहुत ज्यादा हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अब देखो, ये कृत्रिम रूप से भी मानव द्वारा भी बनाया जा सकता है। आप किस तरह से बना सकते हैं, शुद्ध कार्बन को उच्च ताप और दाब पर उपचारित करने पर क्या बन जाता है, नकली हीरा जिसे कहते हैं। नकली हीरा बना मतलब मानव द्वारा भी हीरा बना सकते हैं। एकदम शुद्ध कार्बन लेना और उसको उच्च ताप और उच्च दाब पर, बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब पर गर्म करते हैं, उसको उपचारित करते हैं, तो आपको वो क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। यानी संश्लेषित मतलब मानव द्वारा बनाया गया हीरा हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके गुण हीरे के। उसके बाद देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग क्या होता है, आपने सुना होगा कांच काटने के अंदर जो आगे छोटी सी उस कटर की नोक होती है वो किसकी होती है, हीरे की। तो कांच काटने में, कांच काटने की दुकान पे आप गए होंगे तो वो कांच के ऊपर ऐसे कांच से लाइनें खींचता है, छोटा सा चाकू जैसा होता है, उस चाकू की नोक हीरे की बनी होती है। तो कांच काटने में, चट्टानों व पत्थर को काटने की मशीनें होती है, वैसे ही बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर काटते हैं, उसके आगे भी नोक किसकी होती है, हीरे की। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है और आसानी से इसकी धार बहुत तेज होती है, जिससे ये कट जाता है। फोनोग्राम की सुई में, फोनोग्राम क्या होता है,
पहले बहुत पुराने जमाने के अंदर ये जिससे गाने वगैरह सुनने के लिए काम में लिए जाते थे, जिसका फोटो आप देख रहे हो ये फोनोग्राम है। ये जो फोनोग्राम है ये बहुत पुराने जमाने में इसको काम में लिया जाता था। इसके अंदर ये सुई दिख रही है, ये सुई किसकी बनी होती थी पहले? ये इसकी हीरे की बनी होती थी। तो ये है हीरे के बारे में। दूसरा देखते हैं इसका प्ररूप कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से ही जुड़ा रहता है। इसकी संरचना इसके जैसी होती है, देखो ये जो संरचना है षटकोणीय संरचना होती है इसकी। तो ये कार्बन है 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो एक क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय बल्ले होती है। और एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन, मान लो यहाँ पर एक कार्बन परमाणु है, दूसरा ये है, तीसरा ये। तो ये कार्बन परमाणु 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु से ही जुड़ा हुआ है। एक दूसरे पर परत जैसी व्यवस्था होती है। इसके ऊपर क्या है, ये परत है, फिर इसके ऊपर दूसरी परत इस तरह से बनेगी, फिर तीसरी, ऐसे ऐसे क्या होती है, परतें बनती है इसके अंदर। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर परत होती है और एक दूसरे के ऊपर परत क्या होती है, फिसल भी जाती है। आप इसको ज्यादा दबाओगे तो ये फिसल जाएगा, नीचे से परतें क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। आगे देखो तीसरा पॉइंट, 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध तथा अधिक दूरी होती है। 2 परतों के मध्य क्या है, दुर्बल बंध होता है। जैसे इसके नीचे एक परत और बनेगी, ऐसे जैसे ये बना है उसी तरह एक परत और बनती है इसके नीचे, इस तरह से ये इस तरह से इसकी परतें बनती जाती हैं। ये परत इसके नीचे थोड़ी जगह होती है, यानी दूरी होती है इसके बीच में। तो दुर्बल बंध होता है और अधिक दूरी होती है, जिसके कारण उसके ऊपर फिसल जाती है। इसके अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण 2, इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन परमाणु यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। वो एक इलेक्ट्रॉन विद्युत का सुचालन करेगा। तो जो पेंसिल होती है, आप उसकी नोक एक तरफ से प्लग में लगा दें और दूसरी तरफ से हाथ लगाएं तो करंट आ जाएगा। ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आपको करंट लग सकता है, तो ऐसा ना करें। वैसे है कि इसको टेस्टर से चेक कर सकते हैं। तीसरा है काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ये क्या होता है, चिकना जैसा होता है, मुलायम होता है, ज्यादा उतना कठोर नहीं होता है हीरे जितना, और काले रंग का होता है, चमकदार, चिकना और फिसलनशील पदार्थ होता है। ये आपको दिखेगा जैसे चिकना, एकदम बिल्कुल हाथ इसके ऊपर लगाओगे तो एकदम बिल्कुल चिकना लगेगा ये, और फिसलनशील होता है, बहुत ज्यादा फिसलता है। चमकीला होता है, देखने पर क्या होगा, चमकीला लगेगा, जैसे काला कलर भी होता है ना, चमकीला काला कलर, उसके जैसा लगेगा ये। तो ये हो गए इसके गुण ग्रेफाइट के। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है ग्रेफाइट के। तो सबसे पहले तो आपको इतनी देर से कह ही रहे हैं पेंसिल में, तो पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पहले उसे पेंसिल के ऊपर अभी भी HB लिखा हुआ होता है, HB लिखाने का कारण ये था कि ये लेड की बनी हुई होती है, लेड की, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये गलत मान्यता थी पहले की। लेकिन अभी भी पेंसिल के ऊपर वो HB लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये लेड की नहीं बनी होती, पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। शुष्क स्नेहक के रूप में, जैसे आप स्नेहक मतलब जैसे गियर के अंदर, ब्रेक के अंदर और इसके अंदर टायरों के अंदर ग्रीस लगाते हैं, वो भी एक स्नेहक का कार्य करता है। लेकिन वो क्या है, शुष्क मतलब सूखा नहीं है, वो गीला होता है। लेकिन इसको भी उसी तरह यूज करते हैं शुष्क स्नेहक के रूप में। अगर सूखा कहीं स्नेहक चाहिए आपको, जहां से क्या हो, घर्षण कम करने के लिए, जो घिसे नहीं चीज फिसल जाए उसके ऊपर, तो शुष्क स्नेहक के रूप में ले जाते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में आपने नाम सुना होगा एनोड और कैथोड, उसके अंदर भी इसका काम में लेते हैं। पुराने जैसे सेल होते थे जो घड़ी में अभी भी लगते हैं, वो सेल इस तरह से बने होते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगी होती है इस तरह की। ये जो रॉड होती है, ये इलेक्ट्रोड होती है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। और जो बैटरियों में भी एनोड और कैथोड काम में लेते हैं, वो भी इसी की बनी होती है। लोहे की वस्तुओं का पॉलिश करने के लिए, उसको जंग से बचाने के लिए, उसके ऊपर काली करने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इसकी परत चढ़ा देते हैं। और परमाणु भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि उसको किसके रूप में, मंदक के रूप में। तो ये हो गया ग्रेफाइट। अब बात करते हैं कार्बन का तीसरा अपरूप फुलरिन। फुलरिन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। जैसे आप फुटबॉल देखते हैं, उसके अंदर अलग अलग भाग बड़े होते हैं फुटबॉल के, उसके जैसी होती है, ठीक है। यानी आपको साइड में एक फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, इसके जैसी इसकी संरचना होती है। बकमिस्टर फुलर ने इसका नाम, यानी इसको किसने खोजा था, बकमिस्टर फुलर ने, तो इसका नाम क्या दे दिया, फुलरिन। इसी के नाम के कारण इसका नाम फुलरिन दिया। फुलरिन में अणु की संख्या 60 से, कार्बन अणु कितने होते हैं, किसी भी अणु के अंदर 60 से 70 या इससे अधिक कार्बन होते हैं। फुलरिन के अणु में 60
से अधिक मतलब 60-70 से भी अधिक कार्बन हो सकते हैं। C60 इससे सबसे स्थायी फुलरिन है। तो एक नंबर में प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बन रहा है कि फुलरिन का सबसे स्थायी फुलरिन कौन सा है? तो C60 सबसे स्थायी फुलरिन है। इसको बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। सबसे स्थायी है इसके कारण इसके नाम के। इसके C60 की संरचना में क्या होते हैं? टोटल 32 फलक होते हैं। जैसे आप इस तरह से फलक देख रहे हो, इसके अंदर ये जो फलक बने हुए हैं ये 32 फलक होते हैं। इसमें 32 में क्या है? 20 तो होते हैं षटकोणीय, 20 होते हैं षटकोणीय, जिसके अंदर ये 6 भुजा होती है, और 12 होते हैं पंचकोणीय मतलब 5 भुजाओं से जो बने हुए हैं। विद्युत का क्या होता है? C60 विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसके अंदर से करंट नहीं आता है। कार्बन के बीच बंध लंबाई कितनी होती है? 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग। फुलरिन कैसा दिखता है? गोल गुंबद जैसा गोल गुंबद दिखता है उसके जैसी इसकी संरचना दिखती है। अब देखते हैं इसके उपयोग। किसके उपयोग में? यहाँ उपयोग किसका होता है? प्राकृतिक गैस, जो प्राकृतिक गैस होती है मतलब बिना मानव द्वारा बनी हुई अपने आप प्रकृति में जो गैसें मिलती है उनको शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और उच्च ताप पर अतिचालक होता है, मतलब उच्च ताप पर बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो ये विद्युत का सुचालक भी बन जाता है। इसको ज्यादा गर्म कर देते हैं तो विद्युत का सुचालक बन जाता है, जिसके कारण ये तकनीकी रूप से बहुत उपयोगी है। तो ये जो बात की अपने कार्बन के अपर रूपों के बारे में। तो आज की क्लास कैसी लगी? आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है या आपको कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।